आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, सियानी बू। कभी कभी शब्द अनुशासन घर के सदस्य को एहसान बना देता है, तब अनुशासन से लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है। इसी विषय को आधार बनाकर यह रोचक कहानी लिखी गई है। कहानी की मुख्य पात्रा एक कठोर अनुशासन प्रिय महिला है, जो लेखिका की बुआ है। भले ही वह सयानी बुआ के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु उसका सयानापन उसके परिवार को किस प्रकार कष्ट देता है, इस कहानी में इस बात का वर्णन किया। ठीक है, इस कहानी में जो कवित्री है उसकी बुआ के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो है तो नाम तो उसका सयानी बुआ है, ठीक है, लेकिन उसका ये जो उसका जो ये मतलब उसका जो ये सियानापन है वो परिवार को कैसे दुख दिया, हम उसकी बात करेंगे। सियानी बुआ का नाम वास्तव में ही सियानी था, या उसके सियानेपन को देखकर लोग उन्हें सियानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उसका यह नाम रखा है वह अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। वो कहता है कि जिसने भी उसका नाम रखा है वो क्या होगा, वो अवश्य नामकरण विद्या का क्या होगा, पारखी रहा होगा। ठीक है, उनका असलियत में नाम भी क्या था, सियानी ही था। बचपन में ही वह समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चंकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी, वह जब तक इतनी छोटी सी ना हो जाती थी, उनकी पकड़ में ना आए, तब तक उससे काम कर लेती थी। ठीक है, वो इतनी ज्यादा सियानी थी कि जब वो अपनी एक पेंसिल खरीदती थी, जब तक वो बिल्कुल छोटी ना हो जाए, जब तक उनके हाथ में ना आने बन जाए, तब तक वो उससे क्या करती थी, काम करती रहती। क्या मजाल है कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। ठीक है, ऐसा तो कभी होता ही रहता है कि वो जो पेंसिल थी वो खो जाए या उसकी नोक टूट जाए। और जो रबड़ उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, वो उन्होंने 9वीं कक्षा में आके खत्म करी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रोडक्ट धारण करती गई, और फिर तो बुआ जी के जीवन में इतने अधिक घुल मिल गए कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वह ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करते थे, वो ये मनाया करते थे कि वो अपने ससुराल में ही रहे, क्योंकि वो क्या करेंगे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर देंगे। ऐसी ही सियानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, पर पिताजी मेरे पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। ठीक है, जैसे उसको कहा गया कि तुम बुआ के पास, सियानी बुआ के पास जाके पढ़ना, तो वो कहते कि इतना कठिन था कि मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। लेकिन मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए इतने सख्त थे कि उन्होंने मुझे मना लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया, और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंच। वो कहते राजी तो कर लिया, और मैं भगवान का नाम लेते लेते उनके घर पे पहुंच गई। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया। हर बचपन में उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री। वो कहते हैं उनके पति हैं वो बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। जो सबसे अच्छे उन्हें लगी वो कौन थी, उनकी बेटी 5 साल की, इसका नाम था अनु। लेकिन मैंने देखा कि परिवार के सभी लोग पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तिगत हावी है। सारा काम वह इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हो।
जो कायदे से बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं, फिर 1 घंटे बाहर मैदान में टहलना होता है, उसके बाद चाय दूध होता है। ठीक है, उन्होंने अपने घर में इतनी कड़क व्यवस्था बना रखी थी कि उनकी ही चलती थी। पहले सब सुबह 5 बजे उठ जाते थे, फिर 1 घंटा टहल के आते थे, उसके बाद दूध और चाय मिलती थी। उसके बाद अनु को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब भी तब तक अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते थे। 9 बजते ही नहाना शुरू होता था। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते थे। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। उसके बाद क्या होता था, जब चाय दूध मिलने के बाद उनकी जो बेटी थी अनु, वो पढ़ाई करने बैठ जाती थी और भाई साहब भी अपना अखबार और ऑफिस की फाइल वगैरह देखने लग जाते थे। 9 बजे सब नहाने धोने तैयार होने लग जाते थे। ठीक है, और फिर जो कपड़े बुआ जी निकालती थी कायदे से वो भी पहनने पड़ते, फिर आके अपना उस पर बैठ जाते थे टेबल पर, नाश्ता वगैरह करते थे। घर के इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अत्रयामी ही जानता है। वो कहते हैं उनके घर के नियम या निरस में मिलने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। ठीक है, कितना मुझे अपने को काटना छाटना पड़ा वो मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता है अनु पर। वह इस नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी। ना बच्चे का सा उल्लास, ना कोई चहन चाहना। एक अज्ञात भय में वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। वो कहती सबसे ज्यादा उससे किस पे तरस था, अनु पे, कि वो इतने बचपन में ही ऐसा चुपचाप सन्नाटे में रहती थी और कुछ दिन रहने पे कुछ दिनों में मेरी नहीं साथ जाके हंसी खुशी सब गुल हो गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जैसे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता है। वह स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करती थी। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकर को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। ठीक है, वो क्या हुआ था, उनके जो चीनी के बर्तन थे वो ऐसे लगते थे, जो उन्होंने सामान पहले 15 साल पहले खरीदा वो आज भी ऐसा था जैसे उन्होंने कल ही खरीदा। ठीक है, बर्तन भी उनके ऐसे चमकते थे। ठीक है, एक बार उनके नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी, फिर उस छोकरे को उन्होंने इतना पीटा था, बहुत ज्यादा। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी, यह बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस स्वावस्था पर। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी यदि वह इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब को क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर काम से कम इंसान तो अवश्य हो। ठीक है, वो ऐसे कहते हैं अगर मैं घर में आती ना तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होता। तो वो क्या सोचती है कि अगर नहीं आती तो हम शायद से क्या नहीं होते, मिट्टी के पुतले तो नहीं होते। ठीक है, कम से कम क्या होते, इंसान आवश्यक होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने में इतना कंट्रोल से बावजूद भी अनु को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार में ही पूरा महीना बीत गया पर उसका बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं, अनु एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं। ठीक है, उसका बहुत उपचार किया लेकिन वो ठीक नहीं, उसका बुखार ठीक नहीं, वो पीली सी पड़ने लगी। तो वो क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगा उसके अंदर कीटाणु नहीं, ठीक है, ज्वर के कीटाणु नहीं, जबकि बुआ जी का बह बैठ गया। जो उस ग्रस्त जा रहे हैं और वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह नहीं सकते, बस सूखती जा रही है। ठीक है, वो उनसे कुछ कह तो सकती नहीं है, बस बेचारे वो क्या करते हैं, सूखती जा रही है। आखिर डॉक्टरों ने कुछ प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके अच्छा है। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने वह प्रमुख बन बैठे। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, लेकिन डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वह कर नहीं सकी। तो
सौ मन मारकर वही रहे। ठीक है। और जो भाई साहब थे उन्होंने सारी बात डॉक्टर से कह दी थी, सारी बात डॉक्टर को बता दी थी। और जब डॉक्टर को बता दी, डॉक्टर ने उनसे बोला कि माँ का साथ रहना सही नहीं रहेगा। ठीक है। पर उन्होंने क्या करा, बात बहुत आनाकानी कही, लेकिन वो डॉक्टर के आगे उनकी चली गई। जोर शोर में अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूते की, मोजे की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खोल देना, 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी है। यह पायल मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाए। और हाँ, गिलास को तुम तुझ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो ये 15 बरस से मेरे पास और किसी कहीं खरोच तक नहीं आई है, तोड़ दिया तो मैं तो ठीक ना होगा। ठीक है। उनकी जोर शोर से तैयारी होने लगी, जाने के कपड़े वगैरह वो रखने लगी, बर्तन वगैरह। ठीक है। जब वो कपड़े बंद पैक कर रही थी तो कहती है कि देखो ये फ्रॉक मत खो देना। ठीक है। क्योंकि मैंने इसको 7 रुपए में मैंने उसको सिलाई दी, 7 रुपए उसकी सिलाई दी है। ठीक है। फिर वो कहती है पायल मत खो देना, क्योंकि ये 50 रुपए का सेट खराब हो जाएगा। ठीक है। इस गिलास को तुम अच्छे से रखना, क्योंकि अगर ये खो जाएगा तो अब इस पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए, तोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वह अन्नू पर आई, वह किस दिन किस समय क्या खाएगी, उसका मेन्यू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर लिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाप करेंगे। सब कुछ चुकी तो ज़रा आदर स्वर से बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्होंने यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरे तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। ठीक है। उन्होंने इतनी सारी बातें उन्हें बता दी थी कि उनका वहां घूमना भी क्या खाता। कहती थी जो तुम करोगे मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, मुझे बहुत चिंता है। वो कहती थी रोज क्या करना, एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी ना पहुंचा। अब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया और रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छुपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वह उसे देखती नहीं। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, फिर दूसरे ही दिन घर में फिर वैसा ही चलने लगा। ठीक है। उससे रोई भी, और ऐसा स्वभाव देख के कवित्री बहुत ही ज्यादा वो थी कि ये ऐसा भी इनका एक मतलब जो ऐसे भी ये रह सकती है। ठीक है। जब तक घोड़ा टांगा दोनों दिखाई देता था वो खड़ी रही, उसके बाद वो पड़ी। फिर अगले दिन से वो ही घर में चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखती रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सबसे वही रहती थी। मेरे तो मन में आता था कि कह दो बुआ जी रोज लिखने का कष्ट क्यों करती थी। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका ले और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। लेकिन इतना साहस था ही नहीं कि यह बात कह सकूं। ठीक है। वो कहती थी वो रोज ऐसा करके पत्र लिखते थे, वो इन्हें लिखती थी। तो कह रही एक दिन मुझे ऐसा लगा तब बुआ जी से कह देती हूँ कि रोज लिखने से अच्छा आप एक काम करिए कि भाई साहब से कह दीजिए उस पर लिख लें, और लिखने के बाद उसे अपने तख्त के पास चिपका दे और रोज सुबह उठ के पढ़ लिया करें। लेकिन इतना साहस था नहीं, क्योंकि बुआ जी बहुत ही ज्यादा। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हुई। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की किसी कसी कसाई व्यवस्था कुछ स्थिर से मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकला। ठीक है। करीब 1 महीने के बाद भी उनका पत्र नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन में आया। मतलब वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, परेशान हो गई। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वह मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रही और रोती रही। मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नृत्य पिघल पड़ा और अपना पूरा वेग के साथ बह रहा। वह बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है और उनकी आंखों भी लाल है, और वह फूट फूट कर रो पड़ी। ठीक है। वो बहुत इस बात को लेकर के पत्र नहीं आया तो बुआ बहुत चिंता में थी। वो मेरे पास आकर रो गई, लेकिन वो रात भर क्या देख रही थी, स्वप्न देख रही थी और रो रही थी।
ठीक है, उनका जो बरसों का अंदर बसा हुआ नृत्य था वो पिघल पड़ा। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, रो रहे थे। और वो सपना क्या देख रही थी कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं और अन्नू उनके साथ नहीं है, उनकी आंखें भी क्या है, लाल है। अरे फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, लेकिन वह तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से कुछ बुआ जी की वह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा। ठीक है, उससे कहते हैं जब मैं अपनी बुआ जी की ये हालत देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता। मैंने उनको बहुत सारी मतलब आश्वासन देती रही, लेकिन उनके आंसू तब भी नहीं थमे। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों में उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैंने भी सांस से रोककर बुआ जी के मुंह को देख रही थी। एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। वह धक कर गई। आगे कुछ सोचने का साहस भी नहीं होता। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब को पत्र उठाया। लिखा, प्रिय सयानी। ठीक है, वो देखती है नौकर पत्र लेके आता है और वो उस पत्र को देख के अपना सर पीटते और बहुत तेज से रोने लगती है और वो अन्नू की तस्वीर सामने आ जाती है। ठीक है, तो क्या करती है, कहती है कि मैंने साहस लेकर, ठीक है, मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया और लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहना से ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारा यह कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सत्कर्ता के बावजूद भी उसे नहीं बचा सकता। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ, अब सब कुछ मेरे ही हाथों हो रहा था। ठीक है, वो पत्र लिखता है, वो पढ़ती है, वो कहती समझ नहीं आता कि किस प्रकार तुम्हें, जो भाई साहब है वो लिख रहे हैं पत्र में कि किस प्रकार तुम्हें मैं पत्र लिखूं, ये दुखद समाचार कैसे मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, और इस चोट का धैर्यपूर्वक सहा लेना। जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। सहस पूर्वक सहने के जीवन की महानता है। ठीक है, संसार में एक न दिन सबको जाना है। ठीक है, वो कहता है, और अब मुझे नहीं पता था कि यह दुर्भाग्य इतना अतिरिक्त और क्या कहूँ, सब कुछ मेरे ही हाथ होगा। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप स्पष्ट के अस्पष्टर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरे आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जाकर, वो कहती है कि वो कह रही मैं खुद बहुत कांप रही थी और ऐसी मृत्यु का वो पढ़ के उसको बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो। ठीक है, जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी, वो सबसे ज्यादा जाती है। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है और फिर ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। ठीक है, वो कहती है कि अन्नू अच्छी है, हम, और वो जो तुम्हारे 50 रुपए वाले प्याले थे वो मेरे हाथ से टूट के गिर गए। 1 मिनट तक हदबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई यह क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था जो ही कुछ समझी। मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी की सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, लेकिन वास्तविकता जानकर बुआ जी रोते ही रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही फोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की कितनी निधि मिली। जब उन्हें ये वाली बात बताई गई तो वो भी बहुत खुश हो गई। ठीक है, जो वो सुराही तोड़ दी थी, 5 आने की सुराही जो तोड़ दी थी, उस पर वो नौकर को इतना पीट सकते, और यहाँ 50 रुपए के गिलास टूटने पे वो तब भी क्या हो रही थी, खुश हो रही थी। ठीक है, वह देख के वो बहुत ही खुश हुई। ठीक है, ये किसने लिखी है, मन्नू भंडारी ने लिखी है। आपको समझ में आएगा पार्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।